ओके, कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि अर्थ का अपना एक अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉप करवाते हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स और अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, दैट वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वो वैल्यू वेरी करता है। ठीक है, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, ये डिफरेंस आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं एंड फिर हम लोग आगे जो अपना टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आई थिंक फ्री फॉल भी बता दिया था। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है वेरिएशन इन जी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो वेरिएशन इन स्मॉल जी। ठीक है, अभी स्मॉल जी में कैसे वेरिएशन आएगा, किस तरीके से वेरिएशन आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्मॉल जी का ना एक फार्मूला होता है, दैट इज़ कॉल्ड Gm/r²। ठीक है, Gm/r²। ठीक है, अब G बोले तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M बोले तो मास ऑफ दी अर्थ या मून, अगर हम जिसकी भी निकाल रहे हैं। ठीक है, और R बोले तो रेडियस ऑफ द अर्थ या मून। मतलब जब भी हम G निकालते हैं तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे अर्थ का या मून का, इस तरीके के ऑब्जेक्ट का G निकालते हैं। उसमें एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन कितना है उसमें। ठीक है, तो उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द फॉर्मूला इज दिस। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा जो स्मॉल जी होता है ना, ठीक है, हमारा जो स्मॉल जी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि ये बताओ ये डस्टर है, ठीक है, एंड ये मार्कर है, आपसे ये मैं पूछूं कि दोनों में से वेट किसका ज़्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली बात है सर डस्टर का ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक हाइट से अगर मैं इनको फ्री फॉल करवाऊँ तो पहले कौन ज़मीन को टच करेगा? आपको क्या लगता है? मार्कर? पक्का? गिरा है? जब आप दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों साथ में ज़मीन में गिरेगा। ठीक है, अगर आपको देख रहे हैं तो चलो इसको नहीं गिराते, कुछ और चीज़ों को गिराते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ, मतलब आई थिंक इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता। माचिस का डब्बा से हल्का क्या होगा? और एक मार्कर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपको क्या लगता है माचिस का डब्बा जल्दी गिरेगा क्योंकि हल्का है ना? चलो गिरा रहे एंड देखना कि दोनों में से पहले कौन ज़मीन को टच करता है। ठीक है, साथ में गिरा। ठीक है, गुड। तो साथ में क्यों गिरा, रीज़न क्या है इसके पीछे, तो मैं आपको बता दूं कि साथ में इसलिए ये गिरा ना क्योंकि हमारा जो स्मॉल जी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी अगर आप एक हाथी के बच्चे को, ठीक है, अगर आप एक हाथी के बच्चे को और एक चींटी को साथ में गिराओ, एक हाइट से फ्री फॉल होना चाहिए, तो दोनों साथ में ज़मीन को टच करेंगे क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है उस पर हमारा स्मॉल जी डिपेंड नहीं करता। आपको कहीं पे स्मॉल m दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? आपको यहाँ पे G दिख रहा है और M दिख रहा है। M बोले तो मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और R बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ। कहीं पे आपको मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं। यानी G निकालने के लिए हम इस मास ऑफ ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। और यही कारण है कि जब आप एक हाथी के बच्चे को और एक चींटी के बच्चे को या चींटी को जब आप छोड़ते हो फ्री फॉल में, तो दोनों साथ में ज़मीन को टच करेगा। अभी मैंने एग्जाम्पल भी करके दिखाया आपको। ठीक है, गुड। तो ये समझ में आ गया, अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना? अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी के डिफरेंसेस के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है कि भैया ये जो है ना, ये फिक्स्ड है। नाम इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है? जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये फिक्स है यूनिवर्स में। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप अपने यूनिवर्स से बाहर भी चले जाओ, ठीक है, आप गैलेक्सी छोड़ दो, समझ में आ रहा है? तो गैलेक्सी भी छोड़ दो ना, तो भी जी का वैल्यू जो है वो वही रहेगा। कैपिटल जी का वैल्यू इतना है, आप मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़कर आप कोई दूसरे गैलेक्सी में चले जाओ तो भी यहाँ जी का वैल्यू वही रहेगा। लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू हर जगह पे बदलता है, हर जगह पे बदलेगा। कैसे बदलेगा मैं आपको बता दूँ। जैसे अगर अपना ये अर्थ है, ठीक है, और ये अपना इक्वेटर है, तो याद रखना कि भैया पोल पे जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। ये भी पोल है, यहाँ पे भी जी का वैल्यू क्या रहेगा?
मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। और इक्वेटर पे जो है वो मिनिमम रहता है, क्या रहता है, मिनिमम रहता है, ठीक है। आ रहा समझ में? अच्छा, अभी देखो यही कारण है, आपको पता है यही कारण है कि इक्वेटर पे जी का वैल्यू मिनिमम लगता है, और यही कारण है कि जितना भी सैटेलाइट लॉन्च होता है, जितने भी रॉकेट्स लॉन्च होते हैं ना, वो इक्वेटर के नज़दीक वाले एरिया से होते हैं। आ रहा समझ में? इक्वेटर के नज़दीक, जैसे आपको पता है ना हमारा जो इसरो, ठीक है, हमारा जो इसरो का जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, मतलब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में एक जगह है जहाँ से हमारे इसरो के जो भी सैटेलाइट या रॉकेट जो भी लॉन्चेस होते हैं, ठीक है, वो उसी जगह से होता है, बिकॉज वो इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है। आ रहा समझ में? ठीक है। अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्या तो कहते हैं उसको, उस जगह को, उस जगह का पर्टिकुलर एक नाम है, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, बट वो तेलंगाना में आता है। आ रहा समझ में? तो ये जो, क्योंकि वो इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए कोई भी रॉकेट या लॉन्च, कोई भी रॉकेट या क्या कहते हैं उसको, सैटेलाइट को लॉन्च करने में हमें ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वही अगर हम पोल पे जाके लॉन्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्यूल, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उस रॉकेट को बाहर भेजने के लिए, यूनिवर्स में भेजने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ये जानो कि जैसे ही हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं, सरफेस पे, ठीक है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। आप जैसे जैसे सरफेस के अंदर जाओगे, अंदर जाने का मतलब क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर, ठीक है, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, और मान लो अगर आप सेंटर पे पहुंच गए, कोर में पहुंच गए, तो वहाँ पे जी का वैल्यू हो जाता है 0। कहोगे सर हम ही 0 हो जाएंगे, तो क्योंकि कोर इतना हॉट होता है सर, तो वहाँ पे हम ही 0 हो जाएंगे, जी करके क्या करेंगे कैलकुलेट, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ वहाँ पर जी का वैल्यू हो जाता है 0। और अगर आप जैसे जैसे मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे तो भी जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। मतलब नीचे जाओ तो भी डिक्रीज़ होगा, ऊपर जाओ तो भी डिक्रीज़ होगा। सिर्फ सरफेस पे हमारा जी का वैल्यू क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। आ रहा समझ में? जी का वैल्यू समझ में आ गया। कैपिटल जी भाई फिक्स्ड होता है, इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इतना ही है इसके लिए कहानी, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी ले जाओ, मून पे ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, मैंने बोला ना गैलेक्सी के बाहर चले जाओ तो भी जी का वैल्यू यही रहने वाला है। इसमें अगर मून पे जाओगे, देखो अर्थ पे इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून ये अर्थ का है, ठीक है। अगर मैं मून की बात करूं तो मून का जो होता है ना वो अर्थ का 1/6 होता है। आ रहा समझ में? मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अर्थ का 1/6 होगा, ठीक है। तो आप देख लो करके कितना आता है, आई थिंक 1.35 या 2.35 करके ऐसा कुछ है, ठीक है। मून का 1.63 या मिल गया, ठीक है। याद रहे कि मून का, ठीक है ना, स्मॉल जी का वैल्यू है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अलग अलग है। अब एक चीज़ और जानो, इस जी के कारण आपने 2 नाम सुना है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मास और वेट आपने सुना है, दोनों नाम पक्का सुना है, पक्का ना? आपको क्या लगता है दोनों सेम है, अलग अलग है? कैसे? सेम ही है। मास वेट, आपका मास कोई पूछे तो आप बताते हो, ठीक है, आपका वेट कोई पूछे तो वही बताते हो, है ना। बट मैं आपको बता दूं ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फिजिक्स कहता है भाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। अभी एक टॉपिक भी आपका मास और वेट में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता दूं एक शॉर्ट नोट में कि मास हर जगह पे कांस्टेंट होता है। जो मास आपका इस धरती पे है वो मून पे भी होगा, गैलेक्सी में भी होगा, गैलेक्सी के बाहर भी वही होगा, तो वो मास होता है। वेट आपका हर जगह बदलता है, यहाँ पे अलग है, मून पे जाओगे तो अलग हो जाएगा, अर्थ सरफेस के अंदर जाओगे तो अलग हो जाएगा। आ रहा समझ में? कैसे? इसलिए क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m × g, ठीक है, सुना है। और m बोले तो मास और g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब ये बदल रहा है हर जगह पर तो हमारा वेट भी बदलेगा। हम अगर अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो हमारा वेट 0, बोले ना हम ही 0 हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और अगर मून पे चले जाएं तो हमारा वेट अर्थ के वेट से 1/6 हो जाएगा, क्योंकि मून और अर्थ में क्या रिलेशन है? 1/6 का। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप 60 kg के हो, एक्चुअली 60 kg बोलो या फिर आप 60 न्यूटन बोलो, ठीक है, क्योंकि वेट एक तरह का, वेट को हम लोग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, एंड फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और मास को हम मेज़र करते हैं kg में, मास को मेज़र करते हैं
केजी में। तो न्यूटन, 60 न्यूटन अगर आपका वेट है धरती पे, इस अर्थ पे, तो वही अगर आप मून पे चले जाओ तो आप ना पतले हो जाओगे, पतले, हाँ एक्चुअली पतले नहीं हो गए, लेकिन आपका वेट घट जाएगा। वो कितना हो जाएगा, वो उधर जाके 10 न्यूटन हो जाएगा। मतलब सोचो बिना डाइटिंग किए आपका वेट घट रहा है। कैसे भाई, कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप 60 न्यूटन यहाँ पे वेट कर लिए मेज़र, आप जाके मून पे मेज़र कर लो, वहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो भी वेट इधर होता है ना, मून पे जाके वो 1/6 हो जाता है। तो अगर आप काटोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। जो भी वेट आपका इधर है मून पे, उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है, नोट करो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है बोर्ड पे। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वैसे ये क्वेश्चन तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ठीक है, देखो लिख लो। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। ये फिगर बना के आप लिख सकते हो भाई, पोल पे मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम। हाँ क्या हो गया, अच्छा कल बताए थे, कोई नहीं, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। फिर आप मास वेट वाला मत लिखना, ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी निकालने का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जी निकालना है, स्मॉल जी का वैल्यू, उसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप देखिए हो कभी कोई मूवी में या कार्टून में, जैसे टॉम एंड जेरी में होता है कि वो टॉम जैसे ही मून पे जाता है, या कोई भी लोग मून पे जाते हैं, वो उड़ने लगते हैं, एक छलांग फिर ऐसे दूसरा, मतलब काफ़ी दूर दूर वो मूव करते हैं। ऐसा कैसे हो गया, वो इसी कारण से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू कितना है, 1.63, तो वहाँ पे लोग जा करके हल्के हो जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए एक बार मारा तो एकदम दूसरे बार 1 किलोमीटर आ गया, ठीक है, नोट हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। देखो नोट कर लो पहले, हो गया। देखो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, बोलोगे सर 3 होते हैं, कौन कौन बोलोगे। पहले पढ़ा है सर v = u + at, फिर पढ़ा है v² = u² + 2as, और फिर पढ़ा है s = ut + ½ at²। यही पढ़ा है ना, पक्का पक्का यही पढ़ा है। देखो अगर यही तीनों चीज़ हम ग्रेविटेशन में लाते हैं, यही तीनों फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई फार्मूला, अब फार्मूला हो जाएगा v = u + gt, दूसरा हो जाएगा v² = u² + 2gs, तीसरा हो जाएगा भाई s = ut + ½ gt²। कुछ समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन था वहाँ वहाँ हमने g लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण को g ही बोलते हैं ना, ठीक है। और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे एक नोट बता रहे हैं हम, नोट क्या है भाई, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे भेज रहे हो, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, उस केस में g का वैल्यू आपको लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, समझ में आ रहा है, देखते हो अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकूं तो एक जगह पर रुकता है फिर नीचे आ जाता है, होता है ना ऐसा, क्यों भाई, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ना, ऐसे ऊपर जा रहा है ये, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब वहाँ पे जी घट रहा है ना, जा रहा है ऊपर ऊपर फिर 0 हो गया, घट रहा है। तो याद रहे कि वहाँ पे जी आपको लेना है माइनस, यानी जब आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो वहाँ पे जी का वैल्यू माइनस, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस। बस इसको नोट करो।
अगला टॉपिक है आपका मास और वेट में डिफरेंस, तो ये हम लोग बात करेंगे। ये प्रूव भी करेंगे कि कैसे वेट और मास जो है 1/6 इसका रिलेशन है। और आई थिंक इसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर आ रहा है क्या? थ्रस्ट एंड प्रेशर नहीं ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह नहीं आ रहा ना, इस बार हटा दिया गया शायद। हाँ, फ्लूइड बायंसी है ना। तो सिर्फ मास एंड वेट आपका लास्ट टॉपिक है, तो इसको अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आज जो पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत? हाँ, एक आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो भी मैंने फॉर्मूलाज बताया है, ठीक है, वो आप इससे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में भी है, एग्जाम्पल्स है, सैम्पल प्रॉब्लम्स है, उसको आप बनाओगे, जो नहीं बनेगा वो पूछोगे, ठीक है। बाकी आप नोट कर लो, काफ़ी सारा कुछ आज मैंने बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी वाला फैक्टर, ठीक है।